नमस्कार। डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों का बीच बहस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीच बहस कार्यक्रम समसामयिक विषयों पर आधारित एक कार्यक्रम है जिसमें हम राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दों पर बातचीत करते हैं, समसामयिक विषयों पर आपको नए नए विशेषज्ञों से मिलवाते हैं। आज के इस अंक में भी हम आपके लिए एक ऐसे ही समसामयिक विषय पर बातचीत लेकर आए हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों की मजबूती के लिए 3 नए कानून पारित किए हैं। ये 3 नए कानून किसानों की मजबूती के लिए है। किसानों को अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में बेचने की स्वतंत्रता से संबंधित है। किसानों के लिए अनुबंध आधारित खेती के प्रोत्साहन को लेकर है और भी बहुत कुछ है इसमें खास। बीच बहस के इस अंक में आज हमने हमारे कार्यक्रम में एक बहुत ही खास मेहमान को आमंत्रित किया है। आप भी मेरे साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं भारत सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री से सम्मानित जगदीश प्रसाद जी पारिक, गोभी वाले। आपका पारिक साहब हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे लोग जानते हैं अच्छी तरह कि 2019 में पारिक साहब को बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया खेती किसानी में नवाचारों के लिए। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है जैविक खेती के लिए, और साथ ही 22 किलो की, 23 किलो की, 25 किलो की जैविक गोभी के उत्पादन के लिए। एक ऐसे मशहूर किसान हैं सीकर के अजीतगढ़ के। और सबसे विशेष बात हमारे दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि बीच बहस की रिकॉर्डिंग हमने स्टूडियो से आज इनके खेत पर की है, और ये विशेष प्रसारण, ये विशेष बातचीत हम आपके लिए सीधे इनके खेत से लेकर आए हैं। इसलिए बीच बहस का ये अंक बहुत ही रोचक है। आइए मिलते हैं और मुलाकात करते हैं इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में। आप किस रूप में देखते हैं केंद्र सरकार जो ये 3 कानून लेके आई हैं, इन कानूनों को आप किस रूप में देखते हैं? आपका इतना लंबा अनुभव है, आपका लगभग 40-50 साल खेती किसानी का अनुभव है, आपने खेती किसानी में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। भारत सरकार ने या केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने जो संसद में 3 कानून पारित करवाए हैं, वो सभी कानून किसान के लिए फ़ायदेमंद हैं। और इन तीनों कानूनों का आगामी आने वाले समय में जितना लाभ किसान को मिलेगा, शायद किसान को उसकी कल्पना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके द्वारा हम अपने माल को हिंदुस्तान के किसी भी बाज़ार में बेच सकते हैं। अपने अगर आड़तियों के यहाँ हमें कम कीमत मिलती है तो बाहर, मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं। इनके अलावा हम हमारे माल का कोई किसी भी तरह का और रूप परिवर्तन करके हम बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये तीनों कानून हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। इनके आगामी परिणाम हैं वो किसान के लिए लाभकारी हैं। आपने देखा कि जगदीश प्रसाद जी कह रहे हैं कि किसान को अपनी उपज अब देश के किसी भी हिस्से में बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। आपके लिए कितना अच्छा कानून है कि आप उपज मंडियों के साथ ही साथ एक और विकल्प का इस्तेमाल अब कर सकेंगे। आप अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकेंगे। आपके लिए एक और अच्छा विकल्प है। आपका क्या मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव आएगा या नहीं? किसानों को गुमराह करने के लिए ये सब बातें जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ना तो एमएसपी को बंद किया जाएगा, न मंडियों को हटाया जाएगा। ये पूर्ण रूप से अपना कार्य करती रहेंगी। जिस तरह आज किसान इनको प्रयोग में ले रहा है, आगे भी इनको प्रयोग में लेता रहेगा और इनसे भी किसानों को लाभ है। बाकी ये सब किसान के हित में है। बार-बार सरकार कह रही कि हम बंद नहीं करेंगे, हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन किसान को बहकावे में ला करके कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो किसान को बहका रही हैं। तो किसान को अगर वास्तव में अपना फ़ायदा नुकसान देखना है तो ये तीनों कानून जो हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई सरकार से अड़ंगेबाजी नहीं करे। और जो किसान ने जो कर दिया वो बिल्कुल सही है, किसान के हित में है। भारत सरकार हर तरह से किसान की मदद के लिए बाध्य है, हर तरह से मदद कर रही है।
यह व्यवस्था जैसे पहले थी वैसे के वैसे सुचारू रूप से जारी रहेगी, यही मानना है केंद्र सरकार का। और आपको अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आगामी रबी की फसल के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए हैं। सरकार का एक तरफ इतना सोचना है कि आगामी फसल के जब न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए जाते हैं तो सरकार का कहीं पर भी किसी भी रूप में इस व्यवस्था को समाप्त करने का मानस नहीं है। अब मैं जानता हूं जगदीश प्रसाद जी से कि जो दूसरा कानून है, जो अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहन मिलेगा, किसान अपनी उपज के समय ही अपनी पैदावार को कहां बेचेगा, किन भावों में बेचेगा, यह तय कर पाएगा। इसे कहते हैं अनुबंध आधारित खेती, जिससे किसान को मजबूती मिलनी ही मिलनी है। आइए जानते हैं। हमारे केरल में 495 महिला संगठन इस प्रकार की खेती करके जो अपनी आय है उसको 8-10 गुना तक बढ़ा चुके हैं। जबकि हमारे यहाँ किसान हैं वो भ्रमित होकर के दूसरों के फंसाने में आकर के इसके विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। ये एक ऐसी खेती है जो हम सब लोग, सब किसान संगठित होकर इस खेती को करें और इसमें किसी भी किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका जो आज मुनाफा है वो मुनाफा 8-10 गुना बढ़ेगा। और मोदी जी ने भी यही सोच करके इस खेती को सोच करके ही किया था। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये है, लेकिन किसान हैं जो उससे हट करके काम कर रहे हैं। किसान जब बड़े स्तर पे एक बड़ी संख्या में मिलकर साथ काम करेंगे तो उत्पादन भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और किसान की माली हालत में भी सुधार होगा। ऐसा हमने महाराष्ट्र और तमिलनाडु के किसानों के साथ देखा है। वहाँ जो किसान उत्पादक संघ है, एफपीओज हैं, वो आज एक साथ मिलकर खेती कर रहे हैं। अनुबंध आधारित खेती से भी किसी न किसी रूप में किसानों को फायदा मिलेगा। आपका क्या सोचना है? आज से 10 साल पूर्व हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार थे, उन्होंने भी इस पर जोर लगा करके कहा था। मोदी जी ने बाद में कहा है, लेकिन समय आया और पवार साहब थोड़ा इससे वो करने लग गए। जबकि सबको ये मालूम है कि इस खेती से किसान की आर्थिक स्थिति में कितना परिवर्तन आ सकता है। जो करने वाला किसान है इसमें, वो तो सब सोच रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो किसान हैं अगर वो भी इस तरह से करना शुरू कर देंगे तो हमारी आय है वो आय आज की आय से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो तीसरा कानून है किसान भाइयों, वो बहुत रोचक है। पहले किसानों के लिए स्टोरेज की यानी कि भंडारण की एक सीमा हुआ करती थी। अब तीसरे कानून के बाद अब कोई भंडारण की सीमा नहीं है। तो आपकी नज़र में तीसरे कानून को आप किस रूप में देखते हैं? पहले क्या था, किसान के पास भंडारण के लिए, स्टोरेज करने के लिए निश्चित सीमा तय कर रखी थी और उस सीमा से ज़्यादा किसान अपने माल को नहीं रख पा रहा था, तो बाध्य होकर के उसको उस सामान को बेचना ही पड़ता था। लेकिन आज जो ये व्यवस्था है उससे हम हमारा जो उत्पादन है पूरे उत्पादन को भी रख सकते हैं और हमारा पड़ोसी जो किसान, गरीब किसान है जिसके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, उसका माल भी हम रख सकते हैं और उसकी एवज में जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंक उसके ऊपर हमें लोन भी देता है। हर तरह की सरकार सुविधा देती है। किसान की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, किसान की खुशहाली सबसे महत्वपूर्ण है। यही सोचकर ये 3 कृषि कानून आए हैं। एक हम भाई साहब ये भी देखते हैं कि एक आम बात जो किसानों में इस समय इन कानूनों को लेकर है कि उपज मंडियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि सरकार ये मानती है कि कृषि उपज मंडियां पहले की तरह अपना कार्य संचालित करती रहेगी। भाई साहब, इस बारे में क्या सोचना है? आप किसानों को क्या कहना चाहते हैं? व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। किसानों को सरकार बार-बार ये कह रही है कि हम इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेंगे, ये यथावत अपना कार्य करती रहेंगी और किसान को ये विश्वास रखना चाहिए कि इनको हटाने से तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए सरकार इनको हटाएगी नहीं, बल्कि इनमें नए संशोधन करके और किसान के लिए इन मंडियों को और भी लाभान्वित करने की कोशिश करेगी। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। एक हम ये भी देख रहे हैं कि इन 3 कृषि कानूनों से बिचौलियों की जो भूमिका है, बिचौलियों का जो अस्तित्व है, वो भी समाप्त होगा। ये एक खेती किसानी के लिए, किसान के लिए एक अच्छा संकेत है। अब बिचौलियों पर जो निर्भरता है वो बहुत कम हो जाएगी। किसान अपने स्तर पर अब ये तय कर पाएगा। भाई साहब, आपकी क्या राय है? आढ़तियों को इससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि किसान अपना माल सीधा कहीं भी बेच सकता है, उसको पूरा अधिकार है, जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ मिलेगा। आढ़तियों के चक्कर में उसको आढ़त कटानी पड़ती है। पैसा भी आज का पैसा है वो महीने में 20 दिन में मिलता है, पैसा भी टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है और इसके अलावा
उसके रख रखाव की, और ये सुविधा भी आढ़तियों के पास पर्याप्त नहीं होती है। केंद्र सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए बाजार आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्र एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट की संकल्पना दी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनाम योजना है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, हम जिसे राष्ट्रीय कृषि बाजार कहते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी फसल को देश के किस हिस्से में बेचना है, ये किसान स्वयं अपने स्तर पर अब निर्धारण कर सकेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है या नहीं, आप ही बताइए। साथ ही उसको अपने नजदीक की कृषि उपज मंडी में जाना है, अपना आधार कार्ड दिखाना है और वहां इनाम पोर्टल से जुड़ना है। बीच बहस के इस अंक में आज आप रूबरू हो रहे हैं देश के, हमारे राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ के उस किसान से जिन्होंने पूरे देश भर में जैविक एक ऐसी सफलता की इबारत गढ़ी है, जिनका मानना है कि जैविक उत्पादन से हमारा देश अगर कार्य करता है, हमारे किसान अगर काम करते हैं तो देश की प्रगति सुनिश्चित है। अब जानते हैं थोड़ा सा कि देश में जैविक शंखनाद और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किसानों की वो कौन कौन सी मूल समस्याएं हैं। आपका इतना लंबा अनुभव है, आप बताइए। जैविक खेती ऐसी टिकाऊ खेती है, इसके माध्यम से हम स्वयं मानव जीवन ही नहीं, पशु पक्षी जानवर या यहाँ तक कि हमारे वातावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं, और इसकी आज के युग में बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं देके बता रहा हूँ कि इम्यूनिटी पावर हमारे देश में ज़्यादा होने की वजह से ही आज हमारे यहाँ जो कोरोना पॉजिटिव जितने व्यक्ति मिले हैं वो पूरे देश में सबसे कम मिले हैं। इसका मेन कारण ये है। लेकिन अगर हम रासायनिक की ओर न जा कर के अगर जैविक हो तो हमारे जितने लाखों आदमियों का मतलब ख़त्म हो गए, वो भी शायद नहीं होते। तो ये खेती हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम खर्चे की है। इससे लोगों का भ्रम है कि उत्पादन कम होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैविक खेती से जितना उत्पादन ज़्यादा होता है वो रासायनिक खेती से नहीं होता है। दूसरी, रख रखाव में भी ये ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहती है। तीसरी बात, मार्केट में इसके पैसे ज़्यादा मिलते हैं। और इसके अलावा ये कह सकते हैं ना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही ये रासायनिक खेती से श्रेष्ठ है। और ये मैं हर किसान से ये कहूँगा कि आज भी अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश की जनता को, हमारे पशु पक्षियों को, सबको आप अपने हाथ से जहर खिला रहे हैं, जबकि जहर खिलाने का अधिकार ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। ईश्वर ने किसान को केवल जनता को पालने का अधिकार दिया है। हमें जब एक तरफ तो जो भी कुछ बात आती है तो अन्नदाता के नाम से कहते हैं, लेकिन अन्नदाता अगर अपने हाथ से, अन्नदाता होता है भगवान, जो अपने हाथ से जनता को जहर खिलाता है, तो उसके लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। तो आपका मानना है कि जैविक खेती की राह पर आना होगा। हमारे देश की संस्कृति रही है जैविक खेती और हम कितने लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब अगर हमें वापस हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करना है, कोरोना से लड़ना है और हमें अगर इस हरियाली और प्राकृतिक वातावरण में हमें हमारी संस्कृति को बचाए रखना है तो हमें जैविक संस्कृति की तरफ लौटना होगा। गोभी की खेती में इन्होंने जैविक नवाचार किए और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तक और इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय सम्मानों तक पहुंचे हैं। आपको ICAR का भी राष्ट्रीय सम्मान मिला हुआ है। आइए जानते हैं। 1970 से गोभी की खेती करता आ रहा था और 1970 में ही रसायन का प्रयोग चालू हो गया था करीब करीब। लेकिन मैंने उन सब से हट करके केवल गोबर, जिनके कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आदि बना करके जैविक खेती से ही शुरू की। आखिरी में मेरा मानस ये हुआ कि जब हर आदमी अपना विश्व रिकॉर्ड बना रहा है तो हम भी खेती में क्यों नहीं बनाएं। और उस विश्व रिकॉर्ड को बनाने के लिए मैंने मेरी गोभी के साथ घिया जो 6 फुट लंबी मैंने तैयार की है, घिया के साथ तुरई जो 7 फुट लंबी तैयार की है, कद्दू 86 किलो का किया है, बैंगन 1 मीटर लंबा किया है, गोल बैंगन 3 किलो का किया है। तो ये सब चीज़ें एक साथ लेकर के मैं जैविक उत्पादन से चलता रहा, लेकिन सबको साथ लेकर के मैं विश्व रिकॉर्ड के करीब नहीं पहुंच पाया। तो मैंने सबको छोड़ करके केवल गोभी के पीछे पड़ गया और गोभी के पीछे मैंने
विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं आज विश्व में दूसरे पायदान पर हूँ। विश्व में सबसे बड़ी फूल गोभी 26 किलो की अमेरिका की है, जबकि मेरी 25 किलो 150 ग्राम की है। और मैं ये चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं विश्व रिकॉर्ड बनाऊँ और मेरे देश का नाम विश्व में सबसे आगे करूँ। मैं चारों तरह की गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली जो यहाँ आप देख रहे हैं सब मौजूद हैं। इसके अलावा जितना भी यहाँ है सब ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक के अलावा यहाँ और इस क्षेत्र में जो मेरे साथ और भी किसान जुड़े हुए हैं वो किसी तरह का रसायन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं किसानों की 40-40, 30-30 की यूनिट बना करके आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, केवीके के माध्यम से किसानों के यहाँ जाता हूँ, मेलों में जाता हूँ और उनको जैविक खेती के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो आपने देखा, इनका लक्ष्य है गांव-गांव में जैविक क्रांति की अलख जगाते हुए जैविक दूत तैयार करना। जैविक दूत इस मायने में कि वो गांव-गांव जाकर किसानों में, ग्रामीण भाइयों में जैविक क्रांति का संचार करें, लोगों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करना चाहते हैं। आज हर तरफ ये आंदोलन बहुत तेज हो रहा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो। आपकी नज़र में ऐसे कौन से विकल्प हैं, ऐसे कौन से रास्ते हैं जिन पर चलकर हमारा किसान अपनी आमदनी को खेती किसानी में दुगुनी कर सकता है? हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना ये है कि 2022 तक किसान की आय है वो दुगनी होनी चाहिए, लेकिन दुगनी नहीं, ये 10 गुनी हो। क्यों कि ये जो तीनों किसानों के लिए जो कानून पारित हुए हैं वो सब किसान के लिए बहुत हितकर हैं, लेकिन किसान इनको समझे, इन कानून के आधार पर चले, उनकी पालना करे, तो ये संभव लगता है मेरे को। खेती में तो ऐसा होता ही है कि खेती अकेली खेती नहीं होती है, खेती में पशुपालन होता है, खेती में पॉन्ड्स बने होते हैं, उसमें मछली पालन होता है। इसके अलावा जानवर हैं, बकरी है, भेड़ है आदि भी किसान पालते हैं। और जानवर एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसान को नुकसान जहाँ लगता है तो जानवर उसको उभारते हैं। तो ये तो किसान के लिए, लेकिन आगामी टाइम में ये नहीं है कि किसान केवल बाजरा बोलियार बाजरे को ले जाकर पशुआहार के लिए बेच दिए, ये नहीं, बाजरे के और उत्पाद करो। बाजरे के लोग बिस्कुट बना बना के 11 रुपये किलो बाजरा बिकने वाला है, उसके बिस्कुट बना के 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो किसान को ये पूरे अधिकार हैं कि वो अपने उत्पाद को किसी भी तरह रूप परिवर्तन करके बेच सकता है, अच्छा कमा सकता है, अच्छा मुनाफा ले सकता है। एक आलू है, किसान उत्पादन करता है, लेकिन किसान चाहे तो चिप्स बना करके किसान भी अपनी वो मार्केट कर सकता है। किसान के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, किसान हर तरह से खुला है। किसान दूध मार्केट में बेचता है, घर में वो मशीन लगा करके मावा निकाल करके मावा बेचे। तो किसान स्वयं चाहे तो अपनी आय को दुगुनी कर सकता है, 100 गुनी कर सकता है, 5 गुनी कर सकता है। और ये जो कृषि कानून है मैं पूर्ण रूप से इनके पक्ष में हूँ। एक और हमारे किसान भाइयों के लिए मुख्य समस्या है और वो है पानी की समस्या। हमारा राजस्थान बहुत कम बारिश के इस प्रकोप को झेलता आ रहा है, अनियमितता भी बहुत रहती है और लगातार किसान को अब पानी की समस्या पर काम करना होगा। जो बारिश का पानी है उसका संग्रहण करना होगा, पानी को रिचार्ज करना होगा और इस पानी के प्रयोग से कुशलतम खेती करनी होगी, यह ज़रूरी है। आइए जानते हैं आपसे कि वैज्ञानिक आधार पर किसान पानी का सदुपयोग कैसे करे, रिचार्ज कैसे करे और लंबे समय तक उस बारिश के पानी को खेतों में कैसे उपयोग में लावे। हमारे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है और जो किसान 2 फसलें तैयार करते थे आज उनके यहाँ एक केवल फसल हो रही है। यहाँ तक कि जानवरों के पीने के लिए भी कई गाँवों में बाहर से पानी मंगाया जाता है। जो बह करके पानी जाता है उसको रोको और उसको रोक करके अपनी छतों का पानी है उसको स्टोरेज करो ताकि वो काम में आता रहे। अपने बाथरूम का पानी है, नहानघर का पानी है, उसको रोको, उसमें थोड़ी फिटकड़ी डाल करके अपने अहाते में जो आंगन में जो खेती करते हैं, सब्जियां करते हैं, उनमें उसको काम में लो और वाटर रिचार्ज करो। जब तक वाटर रिचार्ज नहीं होगा हम खेती नहीं कर सकते हैं। मेरे यहाँ भी 3 साल तक पानी नहीं था, लेकिन वाटर रिचार्ज करने की वजह से मेरे यहाँ 7.5 HP की
विद्युत मोटर और 5 HP की सौर ऊर्जा मोटर दोनों साथ चल रही हैं। 40 बाई 45 का टैंकर हर वक्त भरा रहता है। ये सब वाटर रिचार्ज की करामात है। तो दूसरी बात ये है कि बरसात में हर बार ज़मीन को बाबा करके उनकी कोशिकाओं में पानी संग्रहित करो, ताकि आगामी फसल के लिए वो पानी वो भी काम देगा। तो वाटर रिचार्ज किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने खेती किसानी जो आज से पहले होती थी वो भी देखी है, अब जो हो रही है आधुनिक यंत्रों से, और आज बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं खेती किसानी में। इन बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं, और किसान की समृद्धि के लिए क्या क्या होना चाहिए? और युवा जो है, आज का युवा, वो खेती किसानी से दूर होता जा रहा है। युवा को खेती किसानी में आना चाहिए और अपने किसान के पुत्र होने के नाते अपने पिता का खेती किसानी में हाथ बटाना चाहिए, ताकि कृषि में एक रोजगार की संभावनाएं बढ़ें। इन बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं? किसान हैं, लेकिन वो कृषि से दूर भाग रहे हैं। उन्होंने अपने पेशे को छोड़ दिया। आज हर किसान को अगर पूछे क्या अपने बेटे को खेती करवानी है, आपके पास 200 बीघा ज़मीन, आप दूसरे को बटाई पर दे रहे हो, अपने लड़कों को पढ़ा लिखा करके खेती क्यों नहीं करवा रहे? तो वो ये कहता है मेरा बेटा अगर चपरासी बन जाए तो 40,000 रुपये की श्योरिटी है, वो मेरे घर में आएंगे। लेकिन किसानी में कुछ नहीं बनता है। इस तरह उनकी गलत धारणा है। किसानी में जितना पैसा बचता है व्यवसाय में शायद और मेरे हिसाब से नज़र नहीं आता है। तो मैं ये कहूँगा कि अपने जो बच्चे हैं उनको दो, मेरे पोते हैं 2 जिनको मैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको मैं एग्रीकल्चर मैंने दिलाई है। मैं चाहता हूँ कि वो नौकरी नहीं करके अच्छे किसान बने, और हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पर खड़ा होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण का सबसे मूल तरीका ये है। जो आदमी अपनी जिम्मेदारी से हट जाता है वो काम राष्ट्र हित में नहीं होता है। तो देखा आपने, आपका मानना है कि जो लोग खेती किसानी को घाटे का सौदा मान रहे हैं और खेती किसानी को छोड़कर दूसरे व्यवसायों की तरफ आ रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं जिन्होंने खेती किसानी से अपनी जीवन की दशा दिशा बदली है। ऐसे कई युवा लोग हैं। मैं विशेषकर इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि खेती किसानी में आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप अपने खेती किसानी के सफ़र को लाखों रुपयों की आमद तक पहुँचा सकते हैं, और आप खेती किसानी से अपना जुड़ाव करके देखिए, आपको आनंद मिलेगा। और युवा अगर खेती किसानी में आएंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो देश की तरक्की का रास्ता साफ होगा। देश की तरक्की का रास्ता किसान के खेत से होकर गुजरता है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। और भारत का देश जो है वो गाँव में बसता है, भारत की आत्मा जो है वो गाँव में बसती है, किसान के खेत में बसती है। इसी संकल्पना को हम मानते आ रहे हैं, और हमारे देश में, हमारी संस्कृति में अन्नदाता को सबसे सर्वोपरि माना गया है। इसलिए इन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज के कार्यक्रम में बीच बहस के इस अंक में आप रूबरू हुए भारत सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित खेती किसानी के एक बहुत ही जाने पहचाने व्यक्तित्व से, जगदीश प्रसाद पारीक जी से। तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, किसानों को इनका अध्ययन करना चाहिए। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इन 3 कृषि कानूनों पर इतनी अच्छी जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार और आपका शुक्रिया।